मैं 1 फरवरी से वापस रोड नंबर 1 पे A10 जो कि गौरव टावर के नाम से बड़ा फ़ेमस है, तो उसमें वापस से पुनः आ रहा हूँ और एक एग्रेसिव मोड में आऊँगा। तो हम फिर से एक बार कोटा वासियों को बोल दें कि बंसल क्लासेस वापस से वही जुनून के साथ लगने वाला है। अभी जर्नी मेरी बहुत बाकी है क्योंकि मुझे मज़ा भी आ रहा है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में और पीछे हटने वाला तो मैं हूँ नहीं। मतलब बंसल वाज़ द ओनली इंस्टीट्यूट आई थिंक जिसने कॉन्सेक्यूटिव 13 वर्षों तक सिंगल डिजिट में रैंक दी है। मतलब अगर मैं ओके, स्टार्ट करूँ 97 से, राइट फ्रॉम 1997 टू 2009, ओके। और हर तरह की सिंगल डिजिट रैंक अगर हम बात करें, ऑल इंडिया रैंक 1 या ऑल इंडिया रैंक 9 तक, हाँ, हाँ। ठीक है। फर्स्ट रैंक 5 दफ़े बंसल क्लासेस अब तक दे चुका है। लास्ट लास्ट टाइम जो 5 बार ऑल 5 इंडिया रैंक 1। बार, हाँ, बिल्कुल। आज ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई है। तो आज के वर्ल्ड में आप ऑफ़लाइन की इम्पोर्टेंस कितना देखते हैं? क्योंकि उस समय ना ऑनलाइन होके भी सब कुछ हो जाता, भाई रैंक 1 भी आ गया, सब कुछ हो गया। तो अभी याद है मेरा एनवी सर से भी डिस्कशन चल रहा था इस चीज़ को लेके, या मैंने उनके भी कुछ वीडियो देखे। बहुत सारे बच्चों ने शायद उनको कमेंट्स भी लिख के दिए इस बात पे। कई बच्चों ने बंसल सर को देखा तक नहीं है, सुना तक नहीं है। बंसल के जितने भी रैंक 1 हैं, जितने हुँ। भी टॉपर्स हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं आज के दिन में? बहुत से व्यूअर्स को ये नहीं मालूम कि मैंने ड्रॉप लिया था और ड्रॉप के बाद मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ भी था। हुआ था? हुँ। मैक्सिमा आने के बाद भई मिनिमा आया एंड देन नाउ आई हैव टू राइज़। तो मेरा विज़न क्लियर है कि मुझे आने वाले 5 वर्षों में बंसल क्लासेस की ग्लोरी जो जो थी, उससे कहीं ऊपर लेवल पे ले जाना है। तो भाई आप विटनेस कर रहे हैं लेजेंडरी बंसल टेक्नोमेट्री। सर का हैंडराइटिंग, उनका नोट्स। आज के जो समय है जहाँ पे कोटा के बारे में काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई जाती है, कही जाती है। अगर बंसल सर होते हमारे बीच में, तो सर का क्या रिएक्शन होता? कि वो इंसान जिसकी बॉडी टो मतलब सर से लेके पाँव तक एक-एक पुर्ज़ा दर्द करता था, आज पूरी कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी कर दी बेटा। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो बहुत दिन के बाद हम फिर से आपसे मिल रहे हैं और इस बार भी बहुत ही ख़ास गेस्ट के साथ। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास है, मतलब कि सिर्फ़ नाम लेने से ही आप पूरी इतिहास समझ लेंगे। तो आज के हमारे गेस्ट रहने वाले हैं समीर बंसल सर, जो कि बंसल क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, बहुत सारी बातें हमें भी सर से जाननी है और सर के पास भी बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, पूरे शहरवासियों को बताने के लिए। सर, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली राधे राधे शिव। मौका मिल गया आपके साथ पॉडकास्ट करने का। बहुत दिन से हमारी प्लानिंग चली रही थी कि करना है, करना है, करना है, करना है, करना है एंड आज वो दिन आ गया। सो थैंक्स कि आपने टाइम निकाला। सर कैसे हैं आप? ऑल वेल, एन्जॉयिंग लाइफ एंड जैसा कि हमेशा से आपको मालूम है कि टीचिंग इज़ माय पैशन। तो बिज़ी हैं पढ़ाने में भी और बच्चों के बीच में जो खुशी मिलती है, एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ। आजकल कोटा के जो लोग हैं, मतलब कि बहुत सारी बातें करते हैं बंसल को लेके। सबसे पहले कि क्या चल रहा है सर, मतलब कि बंसल क्लासेस पे? टू द पॉइंट आते हैं अपन सीधा। ये इस वक्त एट प्रेजेंट स्टेज में बंसल, अगर हम आउटसाइड सेंटर्स की बात करें तो पैन इंडिया 70 प्लस सेंटर्स जुड़ चुके हैं बंसल परिवार के साथ, और 1000 से ज़्यादा फैकल्टीज़ बंसल परिवार के साथ जुड़ चुकी हैं और 20,000 से ज़्यादा बच्चे बंसल परिवार के संग ज़्यादा जुड़ चुके हैं। राइट। और कोटा में अगर हम बात करें तो कोटा में मेरा 3 कैंपस हो चुके हैं। रादर अभी बोलूँगा प्रेज़ेंट स्टेज में 2 हैं, बट 1 फरवरी से जो मेरा पुराना कैंपस था, उसमें वापस से मैं बच्चों को फिर से सेवाएँ देना चालू करूँगा। तो एक तो रेज़िडेंशियल कैंपस जो मेरा है रोड नंबर 1 पे A11A, जिसमें हम लोग रफ़ली 150 स्टूडेंट्स रखते भी हैं और पढ़ाते भी हैं उसी कैंपस में। और एक बंसल्स जहाँ से शुरुआत हुई थी बंसल क्लासेस की, यू नो 2H1, वो मेरा अभी एट प्रेजेंट स्टेज में कोचिंग कैंपस है। ओके। बट मैं 1 फरवरी से वापस रोड नंबर 1 पे A10 जो कि गौरव टावर के नाम से बड़ा फ़ेमस है, तो उसमें वापस से पुनः आ रहा हूँ और एक एग्रेसिव मोड में आऊँगा और कोशिश करूँगा कि ऑनेस्टी के संग वापस चीज़ों को सँभालूँ। तो हम फिर से एक बार कोटा वासियों को बोल दें कि बंसल क्लासेस वापस से वही
जुनून के साथ लगने वाला है। देखिए जुनून में तो वैसे भी पहले भी कमी नहीं थी, बट हाँ अब उसको अपन कह सकते हैं कि और उसमें चार चांद लग जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर और भी चीज़ें जानना चाहूँगा, काफ़ी टाइम हो गया, हमने लास्ट टाइम आई थिंक 2-3 साल पहले आपसे बातें करी थी, बिल्कुल। उस समय का, फिर अभी के समय का अ, बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं कोटा में। हम्म। तो आपसे मतलब कि मैं यही सोचता हूँ कि जब भी किसी से बात करने जाता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या बातें कर सकता हूँ। जब हम्म। आपके लिए मैं सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें आ रही थी कि यार सर के पास इतनी स्टोरीज़ है, इतनी लेगेसी है, क्योंकि बंसल सर का नाम आता है, हमारे लेजेंडरी बंसल सर, जिन्हें सभी प्यार करते हैं, मतलब पूरे शहरवासी उन्हें प्यार करते हैं, सभी उनका नाम लेते हैं। उनका जो योगदान है इस शहर की ग्रोथ में, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो सर के बाद कैसा रहा लाइफ और कैसी रही जर्नी? कितने याद करते हैं सर को? देखिए मेरा ऐसा मानना है, याद हम उस इंसान को करते हैं जिसको हम भूल जाते हैं। हाँ, हाँ। तो बंसल सर जैसे कहते हैं ना कि हमारी आत्मा में ही बसे हुए हैं। उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उनकी जो आइडियोलॉजी हमेशा से रही है, और अभी तो ये नहीं सिर्फ़ हमारे अंदर ही, इनफैक्ट मेरे ख़्याल से कोचिंग इंडस्ट्री में जो भी कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में बंसल सर के संग कभी जुड़ा था, आज कोशिश करता है कि उनके सिद्धांतों को फ़ॉलो करें। बट सिर्फ़ आपने जो ये बात रखी अभी, तो मैं थोड़ा-सा इतिहास आपको बताना चाहूँगा, और ये बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली जैसे काफ़ी लोग मेरे से पूछते थे बंसल क्लासेस की स्थापना हुई कब? हुँ, अब स्थापना तो मतलब फाउंडिंग स्टोन जिसको कहते हैं, तो वो तो सिर्फ बंसल सर ही बता सकते थे, और बंसल सर के मुंह से हमने काफ़ी दफ़े सुना कि सर ने 1 जुलाई 1981 से एक बच्चे से पढ़ाना चालू किया, जेके कॉलोनी में, पुनीत पांडे। और फॉर्मली आईआईटी जेईई के लिए सर ने कोचिंग जो चालू करी, मतलब कोचिंग नहीं बोलूँगा बट स्वयं, क्योंकि सर बाय प्रोफेशनल इंजीनियर थे, तो उन्होंने 85 से आईआईटी के लिए फिज़िक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाना चालू करी। और कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना अगर आप बोलेंगे, तो वो हम 96 से बोलेंगे। जब हम ये बोलते हैं कि अंडर वन रूफ 3 टीचरों ने आईआईटी के लिए पढ़ाना चालू किया। 96। 95 तक अकेले ही सर मैथ्स और फिज़िक्स खुद ही पढ़ाते थे, और इनफैक्ट कई बार केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते थे। तो 96 मैं बोलूँगा वाज़ द फर्स्ट ईयर जब एक्चुअली अंडर वन रूफ 3 टीचर्स, आज भी मुझे याद है, बंसल सर, ज्ञान गौतम एंड 97 में आई थिंक आरकेवी सर की एंट्री हो गई थी। तो फिज़िक्स के लिए शुरू में तो भांति-भांति के टीचर आए थे 96 में, बट फॉर्मली 97 में द वेरी फर्स्ट पर्सन वाज़ आरकेवी सर। आपको याद है जब आरकेवी सर आए थे बंसल पे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल याद है। अच्छा, बिल्कुल तो याद है। मतलब कि मैं स्वयं पढ़ा हुआ हूँ उनसे। कैसे उनको लाया गया था बंसल पे? ये भी एक मतलब एक स्टोरी इसके संग अटैच्ड है, क्योंकि मैं हमारा जो 2K14 जो विज्ञान नगर वाला मकान है, मुझे आज भी वो दिन याद है। आरकेवी सर इंटरव्यू के लिए आए थे, और यू नो एक जुनून उनके चेहरे पे जो था, कि सर के सामने जब बैठे कि सर ये जॉब मुझे चाहिए, और मैं बहुत अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाना चाहता हूँ। और एक ऐसी स्थिति में थे कि ऐसा लग रहा था उनकी आँखों को देख के कि भई हाँ, वो जुनून और वो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक टीचिंग के लिए जो पैशन, बहुत बहुत ज़बरदस्त पैशन उनके अंदर था। और मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आज इस पॉडकास्ट में, इस मंच के माध्यम से, उस समय जो उनकी स्थिति थी, मुझे आज भी याद है, शर्ट बड़ी पुरानी सी लग रही थी, और एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत गरीबी सा जैसे, तो सर ने क्या देखा वो सर का ही विजन था। बट यस, हेड्स ऑफ टू आरकेवी सर ऑल्सो, कि उनका जो उस समय जुनून था, मतलब मैंने देखा कि वो दिन रात लगे ही रहते थे। सर एक चीज़ मैंने भी सुना है, पता नहीं आपने गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे बस। कि सर के बारे में ऐसे लोग बोलते हैं कि सर को गुस्सा बहुत आता था, बंसल सर को। तो मतलब कि सच में ये बात में फैक्ट है, गुस्सा में वो लोगों को काफ़ी डाँटते थे? देखिए सर का गुस्सा एक जेन्युइन बात पे आता था, और फिर प्यार भी करते थे सर। और अच्छा। आप ये मेरे ख्याल से इस बात को आप स्वयं मानेंगे कि वैसे जब इंसान कहीं ना कहीं एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, अगर कुछ कर वैसे नहीं सकता कि वो उठ के खड़ा होके अगर समझा नहीं सकता है, तो वो कहीं न कहीं शब्दों के माध्यम से वो गुस्सा निकलता था। लेकिन वो गुस्सा हमेशा से सही बात पे निकलता था, और लेटर और सूनर हँसी मज़ाक की बात है, बट धीरे-धीरे हर टीचर कहने लगा कि सर आप हमें भी डाँटिए, क्योंकि जिस-जिसको सर ने डाँटा,
लाइफ बन गई। क्या बात है। थोड़ी एकेडमिक वाइज बात करेंगे क्योंकि सर बंसल का जो एकेडमिक है और बंसल का मतलब कि पढ़ाई के बारे में, टॉपर्स के बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। मतलब कि आज भी ऐसा कहना है कि भाई बंसल ने जिस लेवल पे पढ़ाया है, अ, वो जानना चाहूँगा आपसे कि क्या-क्या करवाया जाता था? ऐसा क्या ख़ास था सर बंसल में कि इतने हम उस ज़माने में टॉपर्स देखते हैं कि उस समय बंसल के इतने ऐसा कितने ईयर वन है सर बंसल पे टोटल अभी? देखिए करेंटली अगर आप मतलब बंसल वाज द ओनली इंस्टीट्यूट आई थिंक जिसने कॉन्जिक्यूटिव 13 वर्षों तक सिंगल डिजिट में रैंक दी है। मतलब अगर मैं ओके, स्टार्ट करूँ 97 से, राइट फ्रॉम 1997 टू 2009, ओके। और हर तरह की सिंगल डिजिट रैंक अगर हम बात करें, ऑल इंडिया रैंक 1 या ऑल इंडिया रैंक 9 तक, हाँ, हाँ। ठीक है। फर्स्ट रैंक 5 दफ़े बंसल क्लासेस अब तक दे चुका है। लास्ट लास्ट टाइम जो 5 बार ऑल 5 इंडिया रैंक 1 हाँ, बिल्कुल। 2005 से पहले तक की बात है, नहीं, नहीं, लास्ट ऑल इंडिया रैंक 1 जो आई थी दैट वाज़ इन 2015। 2015। मध्य प्रदेश का ही छात्र था सत्वत जगवानी। तो पहला कब आया था सर? भरतपुर का छात्र था नितिन गुप्ता इन 2000। 2000 में। हुँ। मतलब कि नया सेंचुरी से ही टॉपर्स स्टार्ट हो गए थे मतलब आने। आप ये कह सकते हैं कि कोटा में उससे पहले बाहर के स्टूडेंट उतने नहीं आते थे, बट 2000 के बाद कोटा में बाहर के स्टूडेंट्स आने लगे। तो सर जैसे कि पढ़ाई के बारे में ही बात कर रहा था, उसमें एक पॉइंट ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि आज पूरे देश भर से बच्चा कोटा आता है। उस हुँ। समय क्या आप लोग की ऐसी भी तैयारी होती थी कि यार हमें देश भर से बच्चे लाने हैं? क्योंकि आज मतलब कि आज तो है कि भाई बच्चा आ रहा है। हुँ। उस समय सिर्फ़ लोकल बच्चे आते थे, यहीं के राजस्थान के बच्चों का ही सिलेक्शन होता था या बाहर के भी बच्चों का आना होता था? देखिए वो दौर था जब मार्केटिंग का इतना बूम, या हम कह सकते हैं कि हम आईटी का इतना एडवांसमेंट नहीं था। हाँ, तो माउथ पब्लिसिटी से ही बच्चा कोटा में आया है उस दौर में। मतलब ऐसा हमारा कभी इंक्लिनेशन नहीं रहता था कि हम पब्लिसिटी या मार्केटिंग करके, क्योंकि तब बंसल सर हमेशा, या बंसल क्लासेस में हमेशा सिलेक्शन टेस्ट हुआ करता था। और मुझे याद है आज भी, यू नो 15 से 20 हज़ार बच्चा सिलेक्शन टेस्ट में बैठता था। अच्छा। और सर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो बहुत टफ था। तो आई थिंक रफली 2000 और 3000 स्टूडेंट हम लोग लेते थे। 2 से 3000 टेस्ट के थ्रू, 25,000 में से। हाँ, मतलब रफली 15 से 20 हज़ार बच्चा सिलेक्शन टेस्ट में तो बैठता था। वो जो बच्चा होता था पूरे देश भर से आता था? हाँ, वेरियस सेंटर्स पे टेस्ट होते थे। कौन ईयर की बात होगी सर ये? कौन से ईयर की बात होगी? देखिए 2005 में मेरी शादी हुई थी, तो 2006 में तो मैं स्वयं कलकत्ता गया था टेस्ट कंडक्ट कराने। अच्छा। तो मुझे याद ही है कि टोटल उस टेस्ट में आई थिंक रफली 25,000 के करीब बच्चा बैठा था, और हम लोगों को 4,000 के करीब स्टूडेंट लेना, जिसको हम फेज़ 1 बोलते थे, बुलसाई के नाम से। तो उस समय एक तरीके से टेस्ट लेके पहले ही अच्छे बच्चे जो थे उनको हम पढ़ाते थे, ऐसा होता था? मेरा मानना ये है कि अच्छा बच्चा हम ना बोलें, बच्चे सारे ही अच्छे होते थे। ठीक है। बट जिसे हम कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी सम स्क्रीनिंग। आज आईआईटी में 10,000 बच्चा सेलेक्ट होता है, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है ना, जिसकी 10,000 1वीं रैंक है वो बच्चा अच्छा नहीं है, जिसकी 11,000वीं रैंक है वो बच्चा अच्छा नहीं है। तो बच्चे सारे ही अच्छे होते थे, बट सर का हमेशा से मानना था कि जो वो केटर कर सकते हैं, हर 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 इंसान को अपनी एपेटाइट पता होती है। जो डिलीवर हम अच्छा कर सकते थे उस समय, उसी के हिसाब से हमने एक्ट किया। उस समय मतलब कि जब बंसल क्लासेस का एकेडमिक चला, ज़रा मैं एकेडमी के बारे में जानना चाहूँगा। हुँ, फिर से आप जब से देख रहे हो हुँ, चीज़ें, हुँ, तो पहले किस तरीके का होता था? चाहे वो क्लासेस हो जाए, चाहे हुँ, वो अ, प्रैक्टिस शीट्स हो जाए, टेस्ट हो जाए, हुँ। कैसा था मतलब कि सिस्टम कैसा था? बैचेस कैसे होते थे बंसल में? सब कुछ जानना चाहूँगा आपसे मैं। देखिए बंसल की यूएसपी हमेशा से उसकी एकेडमिक्स रही है, और स्वयं यू नो एकेडमिक्स का सिस्टम हमने ऐसा बना रखा है, यू नो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से। जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो डीपीपी की बात हो, चाहे वो ट्यूटोरियल शीट की बात हम करें, चाहे वो हम रिव्यू टेस्ट की बात करें, बट पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट आप आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस एकेडमिक्स को और रिफाइंड कर दिया है। इवन ये तक चेक हो जाता है आजकल कि बच्चा होमवर्क करके आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। हुँ, हुँ। तो सीधा सा सिस्टम है इसका कि बच्चे को टॉपिक पढ़ाया जाता है, और उस टॉपिक पे बच्चे को एक मॉड्यूल दिया जाता है, जिसको आजकल हम ट्यूटोरियल शीट बोलते हैं। और डीपीपी का एक इतिहास है, और मुझे बहुत सारे इंटरव्यू आपके याद हैं। आपने डीपीपी के बारे में आई थिंक एक बार आप आरकेवी सर का भी इंटरव्यू ले रहे थे, और आरकेवी सर ने भी डीपीपी के बारे में बताया। और एक चीज़ उन्होंने जो आपको नहीं बताई है, डीपीपी जो वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पहले ब्लैक बोर्ड प्रॉब्लम हुआ करता था।
ब्लैक बोर्ड। बीबी, अच्छा, ब्लैक ब्लैक बोर्ड। बोर्ड प्रॉब्लम, बाद में उसको डेली हाँ, और इसका प्रैक्टिस शीट्स पर्पस क्या वगैरह। था, ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? एक बार सर तो पढ़ा रहे थे, और पढ़ाने के बाद एक बच्चा सर से मिला और सर से बोलता है कि सर, जो प्रीवियस चैप्टर्स आप पढ़ा चुके हैं, उनके क्वेश्चंस हमें ऐसा लग रहा है कि हम भूलते जा रहे हैं। तो सर को लगा बात तो बच्चा सही कह रहा है कि भई आज हम 5वें चैप्टर में और शुरू के 4 चैप्टर ओवर हो चुके हैं, तो हम भूलते जा रहे हैं। तब सर ने ब्लैक बोर्ड प्रॉब्लम, लाइव ब्लैक बोर्ड प्रॉब्लम उस ज़माने में हाफ़ एन आवर का, मतलब सर रात को लिखते थे प्रॉब्लम, और जैसे क्लास का टाइम 9:30 टू 11 है मॉर्निंग में, तो बच्चा 9 बजे आता था और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे रहते थे, बट वो प्रीवियस चैप्टर्स के होते थे। जो करंट चैप्टर चल रहा था उसका नहीं होता था। तो दैट इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड हैज़ कम, और फिर बच्चे का वो रिवाइज़ होने लगा, जो प्रीवियस चैप्टर्स जो वो भूल रहा था। हुँ, बट जैसे-जैसे सिस्टम बढ़ता गया, तो उसको फिर सर ने नाम दिया कि यार अब एक डेली प्रैक्टिस एक शीट देनी है। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बट वो करंट टॉपिक पे नहीं होना चाहिए था, जो आज मुझे लगता है कई लोगों को नहीं मालूम, और कई लोग जो करंट टॉपिक चल रहा होता है, उसी के डीपीपी देना चालू कर देते हैं। बट द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीपी वुड मीन जो बच्चा भूल चुका है मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में प्रीवियस चैप्टर्स, वो हम बच्चों को कराते थे। हुँ, हुँ, एकेडमिक्स में रिव्यू टेस्ट का सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया था, दैट वाज कि हम आफ्टर एवरी 4 वीक्स और 5 वीक्स एक टेस्ट लेते। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत नहीं होती थी, बट आफ्टर एवरी 5 वीक्स। तो दैट इज़ हाउ द एकेडमिक गोज़। और पहले मुझे याद है कि 12th का सिलेबस 30th दिसंबर को सर ख़त्म करते थे, और 31st को न्यू ईयर पार्टी होती थी बड़ी धमाकेदार, और अप्रैल में उस समय एग्ज़ाम होते थे। बट आज तो वो 2 फेज़ में होने लगे हैं, और हर बच्चा अपना मैक्सिमम अटेन करता था। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आज के समय में जैसे कि चीज़ें डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन सब कुछ ऑप्शन आ गया है। ब उस समय में जब रैंक आते थे, तो मतलब कि जितने भी एयर 1 आए या सिंगल डिजिट में रैंक आए, सब आपके सामने आए, तो आपने देखे हैं उन सभी बच्चों को और पढ़ाए भी आपने बच्चों, उनमें से कुछ बच्चों को शायद आपने पढ़ाया भी है। तो मैंने 2015 का जो टॉपर है, क्योंकि मेरा एक्चुअली अगर आप बोलें वैसे तो मेरी जर्नी हाँ, चालू हुई थी, इस बीच में आपको रोका है मैंने, 2002 1 अप्रैल से मेरा जर्नी चालू हुई थी। इस मतलब टीचिंग वर्ल्ड में मैं आ चुका था। बट एक्चुअली में 2012 का जो बैच था, वहाँ से मेरा, जिसको हम बंसल में जो टॉप बैच कहते थे, वहाँ से मेरा टेन्योर चालू हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि उस समय में अ, रैंक आते थे सिंगल डिजिट में, ऑल इंडिया रैंक 1 आते थे बंसल से, जबकि उस समय ना ऑनलाइन था, कुछ ऑनलाइन का नाम पे कुछ हो एग्ज़िस्ट भी नहीं करता होगा उस समय। आज ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई है। तो आज के वर्ल्ड में आप ऑफ़लाइन की इम्पोर्टेंस कितना देखते हैं? क्योंकि उस समय ना ऑनलाइन होके भी सब कुछ हो जाता था, भाई रैंक 1 भी आ गया, सब कुछ हो गया। हुँ। क्या आज उस ऑफ़लाइन के सिस्टम में कितना उसका कितना रेलेवेंट है वो, कितना इम्पोर्टेंट है वो, क्या मानते हो आप इस चीज़ को? देखिए सिड, अगर आप आज ये इंटरव्यू मेरा, मैं यहाँ नहीं होता, मैं बॉम्बे में बैठा होता, और हमें करना ही होता आज ये सब बातें, तो ऑनलाइन हो तो जाता, बट क्या आपको वो मज़ा आता? नहीं। नहीं आता वो। हाँ, हाँ। ऑफलाइन कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट बाय एनी मीडियम। हुँ, हुँ। मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन भी ज़रूरी है, बट ऑफलाइन कैन नॉट बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन। बट अगर हम वन टू वन मैपिंग या बहुत स्मॉल स्केल में, जैसे हम कहते हैं, जब बंसल सर ने चालू किया था डाइनिंग टेबल पे 10 बच्चों को पढ़ा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ आपके चैनल पे, अगर 10 बच्चों का या 8 बच्चों का एक बैच ऑनलाइन में बनता है, हुँ, और तब हम उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि दैट कैन बी सीन और दैट कैन बी विजुअलाइज एंड दैट कैन बी मॉनिटर्ड ऑल्सो, तो वो बच्चों के संग जस्टिस होगा, क्योंकि तब एक टीचर वन टू वन मैपिंग में इंटर है। बट अगर हम सोचें कि हम फिजिकली सिर्फ ऑनलाइन पे एक 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 ऑनेस्ट वे में हम वो चीज़ दे सकते हैं बच्चों को, मेरा ऐसा मानना है नहीं। हुँ। बट हाँ, सर्टेनली अगर आप बोलें आज सिड को आईटी की तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करनी है, सर मैं तो वन टू वन मैपिंग में आपसे पढ़ूंगा, ठीक है क्या? तो दैट ऑब्वियसली फिर वो ऑफलाइन और ऑनलाइन बराबर हो जाएंगे इस केस में। ऑनलाइन में ये सब सुधार की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल, मतलब आप अगर छोटे बैच साइज़ में, अगर आप जिसको हम कहते हैं, क्योंकि फिर वो मेरे को भी याद है, मेरा एनवी सर से भी डिस्कशन चल रहा था इस चीज़ को लेके, या मैंने उनके भी कुछ वीडियो देखे
इस चीज़ को लेके एनवी सर ने था। बनाए थे ना ये ऑनलाइन को लेकर तो वीडियोस। हाँ। उन्होंने बच्चों से भी पूछा था भई ये, क्योंकि वो काफ़ी परेशान थे कि भई हम कैसे मॉनिटर करें, आज बच्चा जो है वो ऑनलाइन में क्लास में है भी या नहीं है, वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और बहुत सारे बच्चों ने शायद उनको कमेंट्स भी लिख के दिए इस बात पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऑनलाइन में हम थोड़ा बैच साइज़ को छोटा करके पढ़ाएँ तो दैट कैन बी इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन। तो आज भी ऑफलाइन रेलेवेंट है। बिल्कुल, आज मतलब फ़िज़िकल, अब आज बच्चा ऑफ़लाइन में हमारे सामने टीचर का बॉडी लैंग्वेज, टीचर का एक्शन जब वो देखता है, टीचर खड़े होके पढ़ा रहा है, टीचर उससे बात कर पा रहा है, वन टू वन मैपिंग में चाहे आप कुछ भी कहें, बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। एक बच्चे को चाहे वो एवरेज हो या अच्छा हो, अगर वो अच्छा है तो उसको टॉपर बनाना, और वो एक एवरेज है तो उसका सिलेक्शन करवाना। हुँ। पहले इतने सारे बच्चे आए बंसल से सिंगल डिजिट रैंक में, क्या प्रोसेस था जिसके कारण एक एवरेज बच्चा अच्छा कर पाया और एक अच्छा बच्चा सिंगल डिजिट रैंक ला पाया? ये मतलब कि कैसे आपने एकेडमिक रखा? क्या प्रोसेस है ये यहाँ तक पहुँचने का, ये गोल अचीव करने का? नहीं, आपका प्रश्न बहुत सही है, बट अगर मैं वन लाइन में इसका आंसर दूँ तो देयर हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एक टेरर उस ज़माने में बंसल सर का हुआ करता था, टीचर को भी और टॉट को भी। अगर 9 बजे क्लास चालू होनी है तो 9 बजे ही होती थी। टीचर भी टाइम पे क्लास पे आता था और बच्चा भी क्लास में टाइम पे, और बच्चा क्लास में मोबाइल लेके नहीं आता था। प्लस क्योंकि आज ये समस्या, हमने तो यहाँ पे रूल बना दिया है कि कोई भी बच्चा क्लास में मोबाइल लेके नहीं आ सकता है। ठीक है क्या? हम वापस उस दौर में चले गए हैं, और ये मुश्किल भी नहीं था। शुरू में मेरे पास चैलेंजेस आए इसको लेके, बट मैं देखता हूँ कि आज पीछे वाली रो में जो बच्चा बैठता है, टीचर पढ़ा रहा है, कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस आता है, और वो उसकी जेब में मोबाइल होता है। बट आप, क्या बच्चा जब 8, 9, 10 में स्कूल में था तो क्या मोबाइल ले जाना अलाउड है स्कूल में? आज प्राइमरी एजुकेशन में जो हमने सीखा है स्कूल में, हमें वो लाने की ज़रूरत है। ये डिसिप्लिन का ही एक आउटकम था जो बंसल सर का, या जो बंसल सिस्टम का जो बंसल सर ने बनाया। और बात सिर्फ टॉपर की नहीं है, आज भी मुझे याद है 2005, 6, 7, 8, यू नो हम ये कह सकते हैं शुरू के 6 बैच 100% सिलेक्शन होते थे, और ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि 7th बैच से सिलेक्शन ही नहीं होते थे, वो 90% जाता था। और आप, हर वो बच्चा मेरी नज़र में टॉपर है, हर वो बच्चा मेरी नज़र में हीरा है, जो आईआईटी जेईई जैसे इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन में, इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है आईआईटी, वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उसको क्रैक कर रहा है। इसलिए अच्छा लगता है हम फर्स्ट रैंक लाए हैं, अच्छा लगता है कि, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रैंक लाना, हर बच्चा टॉपर है वो, मेरी नज़र में तो। डिसिप्लिन की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज हम एक ही चीज़ सिर्फ, इस आपके मंच के माध्यम से मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा, अगर हम ये कोशिश कर सकें कि हम क्लासरूम में बच्चों को मोबाइल लाने से रोक सकें, जैसे स्कूल में, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इससे और सुधार आएगा। हम प्रयास कर सकते हैं। सर, बंसल के टॉपर्स के बारे में मैं बहुत लोगों को बात करते हुए देखता हूँ, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा बात करते हुए आजकल मैं देखता हूँ डूंगाराम चौधरी। हुँ, जो ढूंगाराम चौधरी हैं, मतलब कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदी माध्यम के बच्चे थे और इनका रैंक 1 आया, मतलब कि हिंदी माध्यम से एडवांस में रैंक 1 आया आईआईटी में, और पता ही नहीं था किसी को। बाद में इन्होंने आके बंसल सर को बताया कि सर मेरा तो रैंक 1 आया है। मतलब कि इस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब कि फैक्ट है इसमें? देखिए, मैं थोड़ा-सा इस पे आपको शुरू से बताना चाहूँगा कि डूंगाराराम चौधरी जो था, ये उस ज़माने की बात है, सन 2002 में इसकी फर्स्ट रैंक आई थी, और डूंगाराराम चौधरी ने तीसरी दफ़े ये एग्ज़ाम लिखा था। मतलब 12th में रहते हुए, तो एक्चुअली वो जोधपुर के पास एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ पे उनके फादर आई थिंक शायद दूध बेचते थे या क्या कुछ इस काइंड ऑफ समथिंग उसमें थे। तो बच्चा बहुत गरीब था, और यहाँ पे विज्ञान नगर में आके, विज्ञान नगर में ही उस समय हम लोग का चलता था सिस्टम, छोटे से रूम में रहता था और खुद ही खाना बनाता था, खुद ही। उस बच्चे ने 12th में रहते हुए तो सिर्फ उसने 12th निकाला, देन उसके बाद उस ज़माने में 2000 में एआई ट्रिपल ई होता था, हुँ, हुँ। उन्होंने ड्रॉप लिया था एआई ट्रिपल ई के लिए। उसके बाद जब सेकंड ड्रॉप लिया वो आईआईटी के लिए लिया, और उस बच्चे की, हमारे यहाँ वो 13 में था,
और X1 बैच में था। तो उस बच्चे की 19th रैंक, मुझे आज भी याद है, 19th रैंक क्यूमुलेटिव उसकी रिपीटर्स में चलती थी, टॉप 5 में भी नहीं था वो। अच्छा। आईटी का रिजल्ट आया भाई, सबकी देखी, क्योंकि नॉर्मली 12th के जो टॉपर्स है 2002 में बाकी जितने टॉपर्स हैं उन सबका देखा गया, और इनका रिजल्ट वास्तव में नहीं देखा गया था, क्योंकि भाई ठीक है, अब शुरुआत में तो नहीं देखा गया, बट लेकिन टॉपर का फिर फ़ोन आ जाता था, एंड देन ही रश टू बंसल सर कि सर मेरी फर्स्ट रैंक आई। अच्छा, एकदम से सरप्राइज कर दिया। भाई सर ने बोला, भाई उस समय चाचा जी का नाम एक्चुअली घर का टिल्लू, हम्म। टिल्लू क्यों रिजल्ट क्यों नहीं देखा भाई? तो ये सही इंसिडेंस था, लेकिन हाँ मतलब उसकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जो उस ज़माने में 2002 में, और एक ऐसा, और ये अभी तक की हिस्ट्री है, रिपीटर्स बैच में से आज तक आईटी में ऑल इंडिया रैंक 1 रिपीटर से कभी नहीं है ये, इनको छोड़ के। हम्म 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 गजब है। अच्छा सर, एक चीज़ में मतलब कि मेरे दिली इच्छा था जानने के लिए, और ये आपके अलावा कोई बता भी नहीं पाएगा। पूछिए ना। आप, अगर आपको जितना याद हो पाए आप बताना हाँ। कि बंसल के जितने भी रैंक 1 हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं आज के दिन में? देखिए जो 2000 का टॉपर है नितिन गुप्ता, उससे तो मेरी अभी थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी, मतलब थोड़े दिन तो नहीं, रादर 2 महीने पहले बात हुई थी। वो आईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं, आई थिंक आपको पता भी होगा, ओके। भरतपुर के रहने वाले हैं, ठीक है क्या। और किसी सिलसिले में मैंने फ़ोन किया था, ऐसा था ना कि ऐसे मतलब वो सर से पढ़ा था, हाँ भाई कौन समीर सर? अरे मैंने कहा भाई नितिन, मैं क्योंकि 2000 में मैं 20 इयर्स का था और वो 18 इयर्स का था, 17 इयर्स का हाँ, एग्ज़ाम दिया था। लगभग भाई वो तो सेम एज बंसल के। सर से पढ़ा था। मैंने हाँ। कहा यार मेरे को नितिन एक काम है, ऐसा-ऐसा मुझे कुछ काम था, और मतलब जैसे प्रोफ़ेसर होते हैं टिपिकली, मतलब साइंटिस्ट टाइप। तो नितिन गुप्ता ही इज़ राइट नाउ इन आईटी कानपुर। डूंगारा राम चौधरी इस वक़्त यूएस में है। यूएस में ऐसा जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है। और 2007 में अचिन बंसल बठिंडा से ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी उसकी। तो अचिन बंसल से कांटेक्ट हुआ था बहुत साल पहले मेरा, और आई थिंक अभी शायद रिसेंटली आके भी गया है वो इंडिया। वो भी आई थिंक बाहर है, यूएस में, आई थिंक। यूएस है यूके में, हाँ ऐसे के। हाँ हाँ। ठीक है। और हाँ। 2008 का टॉपर तो आपको पता ही है, हमारे शितिकंठ बिहार के। तो यूनिक टॉपर थे वो, मतलब अभी मतलब उस जैसा टॉपर, वन ऑफ द रेयरेस्ट टॉपर शितिकंठ, उसकी भी स्टोरी है, बताऊंगा आपको। और सतवत ने एमआईटी, आपको पता ही है। वो क्या कर रहे हैं 2008 वाले टॉपर? शितिकंठ का आई हैव नो आइडिया, ओके, मुझे ठीक है। आइडिया नहीं है शितिकंठ का, बट सतवत से मेरी रेगुलर बात होती रहती है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, उसकी वो रेगुलर टच में मेरे। सो 2015 के टॉपर थे हाँ, सतवट। हाँ, वो एमआईटी में ही है, और वहीं उसने एमआईटी में पढ़े रहे। ओके। कंप्लीट US कर लिया में। उन्होंने, यूएस में वहीं जॉब कर रहे थे अच्छा। एज अ प्रोफेसर उसको। कुछ सर आज तो जान के जाऊंगा मैं सर, क्योंकि मुझे भी शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए वीडियो चाहिए। टॉपर्स की कुछ बताओ सर आप कहानियाँ मुझे, हाँ कुछ ऐसी जो काफ़ी इंस्पायरिंग हो या कुछ अलग हटके हो। अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं पूछता हूँ कि आप आज के इस युग में, अगर आपको मालूम है कि सामने क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो ऑल इंडिया रैंक 1 का है, तो क्या टीचर उसको क्लास से बाहर निकाल सकता है पहले अगर पता हो जाए आज के confirm युग तो। में? हाँ, उसको पता है कि यार नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मतलब मेरे इंस्टीट्यूट का फर्स्ट रैंकर है, नहीं नहीं और नहीं। उसके संग मतलब भाई डिसिप्लिन की सीमा उस चरम सीमा पे कि उसको हम छोटी सी गलती पे उसको, भाई आज तो क्लास आप बाहर जाइए, नहीं नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी स्टोरी इस बच्चे की, शितिकंठ की, मुझे 2008 का वो सीन आज भी याद है। बंसल सर की हैबिट थी, वो क्लास में 5 मिनट पहले घुसते थे, और सर का था कि भाई नहीं, क्लास में लेट नहीं आना बिल्कुल। सर क्लास में घुस गए, और आई थिंक परमुटेशन का चैप्टर चल रहा था, और शितिकंठ जो है वो जस्ट 1 मिनट लेट पहुंचा क्लास में। हम्म। अच्छा कोई बात नहीं, सर ने कहा भाई ठीक है, 8 मिनट पहुंचो, अंदर आओ। अच्छा डिस्कशन जो करना था वो हॉल एंड नाइट की बुक से वो सब डिस्कशन था। तो सर ने ऐसे ही पूछा, बेटा हॉल एंड नाइट की बुक लाए हो? उसने कहा नहीं सर। सर ने कहा बेटा घर जाओ, घर जाओ। घर जाओ। और आज की क्लास ओवर। क्या बात कर रहे हैं? वो दिन था, मतलब और सर को ही मालूम था ये बच्चा। सर ने 2007 के ओरिएंटेशन में बता दी थी ये बात कि 2008 का जो टॉपर है मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ वो शितिकंठ होगा। हाँ। पहली भविष्यवाणी सर ने कर दी थी, और उसकी क्लिपिंग भी है। आप व्यूअर्स को बताना वो क्लिपिंग। शितिकंठ को वो, और उसके बाद सर बताते हैं ये मतलब 5 मिनट पहले क्लास में बैठना,
डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब। और उस समय ये नहीं होता था ना कि बच्चे मतलब वास्तव में गुरु शिष्य, और आज भी जो बहुत अच्छे बच्चे हम बोलेंगे, आज भी वो वैसे ही हैं। अच्छा, मैं ये तो टॉपर की बात होगी, मैं टीचर से भी काफ़ी सुनता हूँ कि सर जो थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, टीचर में भी दहशत रहता था एकदम से कि भाई सर आ गए, लेट नहीं होना चाहिए, आप फटाफट क्लास में घुसो, या लेट भी हो जाए तो सर डाँट देते थे। क्या होता था ऐसा? देखिए मेरा मानना ये है कि वही इंसान जो चीज़ें खुद पे इम्प्लीमेंट करता है वही इंसान डाँट सकता है सामने। तो सर स्वयं खुद इतने डिसिप्लिन, आप सोचिए सर खुद तैयार नहीं हो सकते थे। खुद सर को तैयार करने के लिए महावीर जी, सर खुद टिप टॉप होके दाढ़ी वाड़ी बना के टाई वाई पहन के बिल्कुल समय पे जब पहुंच सकते हैं, तो एक स्वस्थ आदमी क्यों नहीं टाइम पे पहुंच सकता? तो अगर सर उस बात पे डांटते थे या डिसिप्लिन को प्रायोरिटी पे रखते हुए, क्योंकि जो भी सर सोचते थे वो बच्चों के लिए ही सोचते थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि जिन जिन टीचरों को सर ने डांटा भी होगा, तो वो टीचर्स भी जो अगर ये सुन रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से, उनको भी पता, और वो भी ये कहेंगे कि नहीं हाँ सही बात पे डांटा और आज हमारी लाइफ बन गई। और ये सर का नाश्ता बड़ा फेमस था। एवरी संडे ये सर यूज टू कॉल फ्यू टीचर्स, और वो संडे टू संडे साइकिल रिपीट होती थी, बच्चों को बुलाते थे, इसमें हैप्पीनेस मिलती थी सर को। लेकिन हाँ, और ऐसा नहीं वो गुस्सा सर का सिर्फ टीचर्स, आज कोई भी ये नहीं कि आज मैं सर का सन हूँ तो मुझे वो डांट नहीं पीटेगी, नहीं, मेरी ट्रेनिंग भी उतनी ही रिग्रेस हुई है सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने रात रात भर बैठ के कॉपीज चेक करी है। मुझे आज भी याद है 2002 में जब मैंने चालू किया, ये नहीं कि क्योंकि मैं बंसल सर का बेटा हूँ इसलिए बच्चे मुझसे पढ़ते, नहीं, मैं एक ऑथर भी हूँ और बहुत मेहनत करी है, बहुत स्वयं मैं मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कहते हुए कि यस, कि हमारी वो ट्रेनिंग हुई है, वो रिग्रेस ट्रेनिंग हुई है, वो संस्कार हमें मिले हैं कि ग्राउंडेड रही है हमेशा। और बच्चों के लिए सबसे पहले कुछ करिए, तब आपको बच्चों से प्यार मिलेगा। सर सर के बारे में जानना चाहूँगा और कुछ कि बंसल सर का डेली रूटीन क्या रहता था? देखिए मैं वैसे तो आपको एक वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहूँगा। आप स्वयं बंसल सर का, क्योंकि इस पे एम्स के डॉक्टर भी हैरान थे कि एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि एट दी एज 24 ईयर्स में, जब सर को ये बीमारी प्रिडिक्ट हुई कि 40 ईयर्स में इस बीमारी का अंत हो जाता है। अच्छा, 40 इयर्स। हाँ, बट सर की लाइफ स्पैन जो रहा था दैट वाज 71 ईयर्स। वाओ, ग्रेट। तो एम्स के डॉक्टर भी हैरान थे, और एम्स के डॉक्टर ने भी यही प्रश्न किया था बंसल सर से कि सर आप हमें दिन के 24 घंटे अपने कैसे बिताते हैं, उस पर एक वीडियो बना के दें। तो कुछ अंश मैं उस वीडियो के आपको दिखाना चाहूँगा, बट शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि सर बहुत डिसिप्लिन वे में 7 घंटे जो सोना है तो सोना है, टाइम पे उठना है तो उठना है, फिर पूरा प्रॉपर स्केड्यूल सर का एक रहता था। आप ये सुनिए, ये जो 1 मिनट का जो ये वीडियो है, हाँ सर, ये प्ले करें। मतलब छोटा सा एक अंश है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि कई बच्चों ने बंसल सर को देखा तक नहीं है, सुना तक नहीं है। वीडियो पे जो है, जो आज यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो आप देखिए। Although I was a mechanical engineer from IT BSU way back in the year 1971, but because of problems of my muscle disorder, I had no alternative except to shift to teaching profession way back in 1981 for my own survival.
आपने मेरे ख्याल से सर का जो वीडियो देखा और बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा ये देख के, तो मैं रादर एक वर्ड में बोलूँ तो सर बहुत डिसिप्लिन्ड थे। बिल्कुल सर, लेकिन डेफिनेटली यही कारण था कि बंसल का इतना नाम बना और पूरे दुनिया भर में बंसल मशहूर रहा। सर आपके बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा। आपकी जब जॉइनिंग हुई बंसल में, उस समय से आपने बंसल पे क्या-क्या करा? कैसे सँभाला बंसल को? और अब आज की भी परिस्थिति मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि रिलायंस का अपन देख लें तो मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के जो लेगेसी थी उसको यहाँ से यहाँ लेके चले गए। आप बंसल की लेगेसी कहाँ लेके जाना चाहते हो? पहले से आपकी अब तक की जर्नी और आगे तक का विज़न जानना चाहूँगा आपसे। आपके इस मंच के माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने 97 में आईआईटी का पेपर दिया और मेरा शुरू से ये माइंडसेट था कि मेरे को बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मैं अपने घर की परिस्थितियाँ देख ली थी और सर की परिस्थिति को देखते हुए कि मैं सर को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बट मैं आईआईटी करके आना चाहता था। बहुत से व्यूअर्स को ये नहीं मालूम कि मैंने ड्रॉप लिया था और ड्रॉप के बाद मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ भी था। हुआ था? जिसको हम एक्सटेंडेड लिस्ट बोलते हैं। उस समय मरीन इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए एक्सटेंडेड लिस्ट निकलती थी, तो मेरा एक्सटेंडेड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, जो हमारे समय पे 2700-2800 बच्चे लेते थे उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, और फिर 300 स्टूडेंट्स की एक्सटेंडेड लिस्ट निकलती थी। बट मरीन इंजीनियरिंग वाज नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है। देन आई डिसाइडेड कि मैं ठीक है, कोटा में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा। मैंने एमएससी मैथ्स में किया और आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। और 2002 से मेरा सफ़र चालू हुआ और बहुत रिगरस तरीके से। 2005 में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ महिमा बंसल, वो भी बंसलाइटी थी और उन्होंने भी मेरे साथ बंसलाइट थी? हाँ, बंसल सर की स्टूडेंट थी 2001 में। अच्छा। क्या बात है। तो महिमा ने लक्ष्मणगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी और जॉब मांगने आई थी सर से। तो सर को पसंद आ गई। सर ने कहा शादी करोगे मेरे बेटे से? क्या बात कर रहे हो? एक मूवी बन जाएगी इस पे तो। और लोग बात शायद बच्चे समझते हैं सर की लव मैरिज है, बट ऐसा नहीं है। मेरी लव मैरिज नहीं है। लव सर को हुआ था, मैरिज मैंने करी है। प्रोसेस नहीं कर पा रहा मेरा दिमाग। हाँ। मतलब कि मैम आई सर के पास जॉब के लिए 2001 में हाँ। मैम पढ़ के लक्ष्मणगढ़ कॉलेज में हुआ। ठीक है। 2005 में निकली और कॉलेज से निकल के ही मेरे फादर इन लॉ कोटा के हैं, बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। तो उनके फादर ने कहा बेटा बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छा पे है, तो तुम भी बंसल में पढ़े हो, वहीं काम कर लो। तो कॉलेज से निकलते ही मतलब लाइक जैसे कहते हैं ना कि भाई वो तो इंटरव्यू देने आई थी और सर को पसंद आ गई कि मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट जोड़ी। 2005 दिसंबर में शादी होगी। अरे वाह, क्या बात है। 10 दिसंबर। तो बंसल सर, क्या बात है, बंसल सर तो एकदम सर इसमें भी हाँ। टॉप निकले। और उसमें भी सर का विजन उस समय भी क्लियर था। मतलब जैसी तय हुई इसके नेक्स्ट डे बेटा पढ़ना चालू कर दो। पढ़ाना है हमें। शादी हुई नहीं थी, एंगेजमेंट होते ही मेरे को याद है रिलेशन का चैप्टर था, 11th को पढ़ाना था, एंड में वो महिमा ने पढ़ाया था। वाह। बहुत डेडिकेटेड। और मेरे साथ 8 साल आईटी के लिए पढ़ाया उन्होंने। 2005 से पूरा 2013 तक ये बात पहली बार रिवील हो रही। आम लोगों में होगी लेकिन बाकी पब्लिक जनता में पहली बार बात जाएगी। और 2009 में सर को जब हार्ट अटैक आया और फिर सर उससे भी मतलब सर के लिए एक शब्द में मैं सर को डिस्क्राइब करूं तो फाइटर। सर उससे उभर के बाहर आए और 2010-11 तक सर ने प्रैक्टिकली जो जैसे लीड कहते थे कि भाई हाँ टॉप बैच को पढ़ाना, तो सर ने वो हैंड ओवर बैटन मुझे कर दिया था कि अब जो 2012 का जो बैच है उसको आपको टेक ओवर करना है। तो राइट फ्रॉम अगर मैं अपनी इनफैक्ट 2012 भी नहीं बोलूँ, 2010 ही बोलूँ, क्योंकि 2010
से मैंने सारे बच्चों को जो टॉप बैच के थे वो मैंने पढ़ाए। फिर मतलब लाइक समीर अग्रवाल 2010 का टॉपर, 11th वेद रतन दीक्षित, 12 अभिनव गुप्ता, 13 का तो रिजल्ट ही बहुत शानदार था बंसल क्लासेस का 2013 में। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे बट पहले 150 में 19 रैंक थी। और ये सब मैं क्योंकि इन सब बच्चों को मैंने पढ़ाया तो मैं ऑफ एंड मैं मेरे टिप्स पे हैं सब ना। मतलब उत्कर्ष कुमार वो IAS बन चुके हैं, अभी रांची में उनकी पोस्टिंग है वहाँ। 2014 सृष्टि गोयल, एंड देन जो हर टीचर का एक ड्रीम होता है वो ड्रीम मेरा पूरा हो गया 2015 में सत्वर जगवानी को पढ़ा के ऑल इंडिया रैंक 1। मैंने डिसाइड किया कि फिर मुझे बुक्स लिखनी है अच्छी बच्चों के लिए, और बच्चों से बहुत प्यार मिला। जो मैंने 5 बुक्स लिखी हैं अपनी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों से प्यार मिलता है, जब हर बच्चा बोलता है कि हाँ हमें समीर सर की कैलकुलस की बुक बहुत अच्छी लगती है, करके हमें फ़ायदा होता है। तो वो जो प्यार है बच्चों का, वो जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज समीर सर अब बंसल को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? देखिए मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। कोटा को लेके भी क्या विजन है समीर सर का? बिल्कुल, मैं एक-एक करके आपकी बात का जवाब दूँगा। इस मंच के माध्यम से मैं व्यूअर्स को ये बताना भी चाहूँगा, और मुझे सर की हमेशा से एक बात मेरे ज़हन में रहती है कि रात को आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, कुछ ऐसा काम ना करना जिससे रात को नींद आपकी उड़ जाए। तो सेठ मैं बहुत जल्दी में नहीं हूँ कि मैं रातों रात की एक दिन में ही कुछ ऐसा करिश्मा कर दूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ना हम लोग कैलकुलस में बच्चों को पढ़ाते हैं कि बिटवीन 2 मैक्सिमा देयर एग्जिस्ट अ मिनिमा। मैक्सिमा आने के बाद भई मिनिमा आया, एंड देन नाउ आई हैव टू राइज़। तो मेरा विज़न क्लियर है कि मुझे आने वाले 5 वर्षों में बंसल क्लासेस की ग्लोरी जो थी, उससे कहीं ऊपर लेवल पे ले जाना है। एंड आई एम सिंगल हैंडेडली मेरे को परिवार का सपोर्ट बहुत है, चाहे वो मेरी सिस्टर के फॉर्म में, चाहे मेरी वाइफ के फॉर्म में, चाहे मेरी मदर के फॉर्म में, चाहे मेरे बेटे के फॉर्म में। तो वो जो सपोर्ट है वो मुझे बहुत एनर्जी देता है। एंड मैं उसी धर्रे पे चल रहा हूँ। आई एम वर्किंग मोर देन 12 आवर्स इन अ डे। टीचिंग मेरा पैशन है, अभी भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है क्या, बट वो सारी बातें मैं जहन में रख के चल रहा हूँ जिस चीज़ से सर का ग्राफ बढ़ा था कि बच्चों के लिए पहले कुछ करें। डोंट एक्सपेक्ट कि डायरेक्टली आपको कुछ मिलेगा, पहले प्यार दें फिर प्यार मिलेगा। लेकिन आप बोलें सर आप 1 साल में, देखिए मुझे नहीं पता था मैं वापस इस बिल्डिंग में कभी आऊँगा। मैंने सोचा था गौरव टावर में। हाँ, बंसल टावर नाम रख दिया अब तो हमने उसका, A10 जो है। मैंने सोचा था बंसल टावर। हाँ, अब नाम पहले नाम गौरव टावर था। गौरव टावर था। मैंने सोचा था मैं खुद अपनी मेहनत से एक टावर खड़ा करूँगा, और वो करूँगा भी। ठीक है, अभी जो हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है आपने देखा भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, और मैं चाहूँगा व्यूअर्स को आप दिखाएं भी वो रेजिडेंशियल कैंपस। ये रेजिडेंशियल कैंपस जो है, और इसी कैंपस में जो आगे जो जगह मेरा था कि मैं यहाँ पे खूबसूरत सा टावर, क्योंकि फिर एक वो अपनी मेहनत से जो बनता है ना उसकी एक अलग ही खुशी होती है। बट अब इस बिल्डिंग में दोबारा पुनः आए हैं और कुछ अच्छा ही करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। और हमें पहले वास्तव में इस सिटी को, आपका जो दूसरा प्रश्न था कि आप कोटा को लेके क्या सोचते हैं और क्या, हम सबको एक कंबाइंड एफर्ट, और ऐसा नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल पे बहुत प्रयास कर रहे हैं, बट हमें कलेक्टिवली कुछ ऐसा करना पड़ेगा बच्चों के लिए कि यस इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट, ताकि एक बच्चे को क्रेविंग हो कि यस कोटा सिटी ने हमेशा से बच्चों के लिए किया है। बट अभी कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ पे पुनः विचार करना पड़ेगा कि हम कलेक्टिव एक ऐसे एफर्ट्स लगाएं कि बच्चों को वो प्यार, लेकिन एक सख्ती के साथ, एक डिसिप्लिन वे के साथ, क्योंकि देखिए ये तो बात फैक्ट है, भाई बहन हुए ना प्री मेरा ऐसा मानना है डिसिप्लिन वे में, क्योंकि हम बहुत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना। तो आज के जो समय है जहाँ पे कोटा के बारे में काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई जाती है, कही जाती है, अगर बंसल सर होते हमारे बीच में, और ऐसे तो सर हैं है ना, पर सही में फिजिकली अगर सर होते हैं तो सर का क्या रिएक्शन होता? सेड ये पानी की बोतल रखिए आपके सामने, उठाइए, वापस रख दीजिए। एक पल के लिए फ़र्ज़ करें, बस एक पल के लिए फ़र्ज़ करना, अगर मैं आपसे बोलता ये बोतल उठा और ये आपका हाथ नहीं उठता, कैसा लगता आपको? बुरा लगता? बुरा नहीं, आप शून्य में चले जाते। शून्य समझते हैं?
खत्म, अलग कुछ ही नहीं। वर्ल्ड में चले जाते हैं आप, एक डिप्रेशन सी फीलिंग आपको होती है हाँ। अगर ये आप बोतल नहीं उठा पाते। यार मेरी बॉडी की कौन सी मसल पावर जो एक्ट कर रही थी इस बोतल को उठाने में, मैं नहीं उठा पा। ऑन द अदर हैंड मैं आपसे बोलता, यू सेड आपको है ना, यदि एक किताब पढ़नी है बस, वो किताब पढ़ना मुश्किल है या ये बोतल नहीं उठा पाने का डिप्रेशन मुश्किल है? वो किताब पढ़ना आसान है ना, और अगर ये नहीं उठा पाते तो डिप्रेशन। तो आपने जो पूछा अगर सर होते इस समय और सर के पास कोई बच्चा आता, मेरा मानना है कि ना स्टूडेंट को प्लेजर फील करना चाहिए पढ़ने का, एक हाँ। एन्जॉय। मैं वास्तव में अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक बड़े ही महान क्रिकेटर हैं, मतलब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि भाई हम लोग तो अपना गेम एंजॉय करते थे बहुत, हाँ। और कभी होता था कि भाई बारिश आ गई है या बारिश का लग रहा है तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे बारिश ना आए, क्योंकि हमें पैशन था, हमें वो गेम खेलना है, हमें मज़ा आता था वो गेम खेलने। आज की युवा पीढ़ी आईपीएल में बहुत प्रेशर है, भाई प्रेशर है तो मत खेलिए ना। तो मैं बच्चों को बस यही यही बोलना चाहूँगा कि आप इंजॉय करो बेटा इस पढ़ाई को, और पढ़ाई से आसान कोई चीज़ नहीं और पढ़ाई से टफ कोई चीज़ नहीं, ये आपके ऊपर है आप इसको आसान बनाते हो या टफ बनाते हो। बाकी देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर जो चीज़ हम चाहते हैं ना हो, बट डिप्रेशन कभी भी सोचो तो बंसल सर का ये वीडियो जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये बच्चों ज़रूर देखना कि वो इंसान जिसकी बॉडी टो मतलब सर से लेके पाँव तक एक एक पुर्जा दर्द करता था, एक एक पुर्जा, बस ये रिस्ट पावर जिसको कहते हैं ये खतरनाक थी, आज पूरी कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी कर दी बेटा। तो प्यारे बच्चों ये शब्द ना निकालें डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है? आप सोचिए एक 24 साल की आयु में जिस बच्चे को पता लगे कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और डॉक्टर बोल रहा है कि एट द एज ग्रुप ऑफ 40 ईयर्स आपकी डेथ हो जाएगी, उससे बड़ा डिप्रेशन बच्चों क्या होगा। बट मेहनत करी ना, संघर्ष किया ना, आज वो संघर्ष नहीं करते तो आप सोचिए ना क्या होता। तो आपका कोई ना कोई ऐसा अपना ज़रूर होगा, कभी ऐसा हो आपको लगे, कभी ऐसी स्टेज लगती है तो एटलीस्ट डिस्कस विद समवन, मतलब जो आपको लगता है कि आपको समझे। राइट सर। और सर ये मैं काफ़ी टाइम से इस पे नज़र जा रही, ये जो आपने डायरी खाता लाया है, ये कॉपी क्या है, मतलब कि ये पुरानी इतनी कॉपी क्या लेके आए हैं आप, ये क्या है? ये सर का 1981 1 जुलाई जब सर ने जेके सिंथेटिक्स से वर्क करते भी थे उस समय, तभी से पढ़ाना चालू कर दिया था, तब का ये रजिस्टर है। 1981? ये देखिए आप जेके सिंथेटिक्स। ओह माय गॉड, सही में? और उसमें सर ने बहुत सारे इसमें सर ने अपनी हैंडराइटिंग से सवाल किए। ये एसेट है, ये प्राइसलेस चीज़ है। अरे थोड़ा सा दिखा सकते हैं? बच्चे आता है सर कैसे लिखते थे, सर की हैंडराइटिंग कैसी थी, सर हमें देखना है सर कैसे कैसे वर्क करते थे। सिर्फ एक पेज दिखा सकते हैं? थोड़ी सी इसकी हालत ऐसी, बट मैं ट्राई करूँगा। सिर्फ एक पेज दिखा दीजिए। हाँ। ओके चलिए, मैं ये इंडेक्स बना, बट मैं सर की हैंडराइटिंग आपको दिखाता हूँ उस ज़माने की। ठीक है। ये देखिए, तो भाई आप विटनेस कर रहे हैं लेजेंडरी बंसल सर का हैंडराइटिंग, उनका नोट्स, मतलब उनके हाथ से लिखा और हुआ ऐसे नोट। एक नहीं सर के, तो मैं ये मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर सर के, और आप विश्वास नहीं करेंगे जो आज का आप कंप्यूटराइज देखते हैं ना सारी शीटें, हाँ। ये लिटरली अपने हाथों से एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं सर। वाह। आ, ये तो फिर देख के बच्चे बोलेंगे कि हमें दिला दो। एक्चुअली बाकी लोग भी आपको कांटेक्ट करने लगेंगे कि सर हमें दे दो सर का नोट्स। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था आज उस ज़माने के बच्चे या टीचर्स कितने लकी होंगे जो सर से मिले होंगे, क्योंकि सारी सारी मतलब सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था सर से मिल के। मतलब मेरे पास बहुत सारे वीडियो सर के ऐसे हैं, कई बार मैं खुद स्ट्रेस में होता हूँ सर, और मैं ऑनेस्टली मैं इसमें इतना सा भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं लिटरली सर के वीडियोस सुनने बैठ जाता हूँ कि यार, और ऐसा लगता है यार हमें प्रॉब्लम ही क्या है, सिर्फ हमें मतलब हम जो सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम है उस इंसान का, सोचो ना। तो ऐसा लगता है नहीं यार, वी आर परफेक्टली ऑलराइट एंड वी शुड अगेन गो बैक टू अवर जॉब। वो एनर्जी, वो जुनून आ जाता। और एक सवाल कोटा के लोगों के लिए, क्योंकि कोटा के लोग जो हैं आज भी बंसल के लिए काफ़ी, उनके दिलों में यादें हैं, प्यार है।
तो कोटा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में कोटा के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि भाई कोटा का क्या होगा नहीं होगा। कोटा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़ा आम से आम लोग, चाहे वो एक फल वाला हो, ऑटो वाला हो, एक कोचिंग में स्टाफ हो, एकदम आम से आम लोगों तक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए वन लाइन में तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ मैं वैसे इसका प्रयास कर रहा हूँ और अभी मैं किसी का इंटरव्यू सुन भी रहा था एक वास्तविकता जो मैंने भी कई दफ़े इस चीज़ की अप्रोच करी है। हमें कोटा में सबसे पहले सर की एक प्रतिमा ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि सर की हाँ, प्रतिमा, ठीक है। सर मतलब एक ईश्वर का आशीर्वाद आप समझिए या ईश्वर के रूप में एक बहुत प्योर सोल इस पृथ्वी पे आए थे और लोगों का कल्याण करके चले गए। तो कोटा सिटी में सर का जो कोटा सिटी को उठाने में जो सर का कंट्रीब्यूशन रहा, हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं ऐसा फील करता हूँ कि सर की एक प्रतिमा होनी चाहिए कोटा सिटी में कहीं ना कहीं। उससे सर की ब्लेसिंग्स इस सिटी पे बनी रहेंगी और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को उसको देख के अच्छा लगेगा। यस। दूसरा मैं मैसेज ये देना चाहूँगा सभी को कि देखिए सिटी बच्चों से ही है और हर चीज़ जो है वो आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो किसी भी बच्चे के संग ऐसा बिहेवियर ना रखें कि वो मैसेज ऐसा लेके जाए कि नहीं यार कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ है। ऑनेस्टी से काम करें और हर बच्चा खास है। ये नहीं कि एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसके संग अच्छा बिहेवियर और एक बच्चा पढ़ने में एवरेज है तो उसके संग बिहेवियर ऐसा हो। राइट सर। बाकी तो बहुत सारी बातें सेट मतलब ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है क्योंकि सभी लोग वैसे तो प्रयास कर रहे नहीं नहीं, बात सही है, मतलब कि मैं भी एग्री करता हूँ। आज एक बच्चा आता है, चाहे वो जिस भी हॉस्टल में जाए, पीजी में जाए, उसको हम अपना घर का सदस्य समझें, ताकि एक बच्चा अच्छा एक्सपीरियंस कोटा से लेके जाए। हाँ, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उस चीज़ को ख़त्म करें, वो डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रहे, हाँ। पर बच्चों के साथ बाकी जो नहीं हाँ, कर सकते प्रैक्टिकली वो मुझे भी पता है क्योंकि मैं मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है कि हमें एक या 2 साल थोड़ा सा सिलेक्शन टेस्ट पे वर्क करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन टेस्ट के बाद हम बच्चों का इंटरव्यू भी लें, बट हम उन बच्चों को जिन बच्चों को सपोज़ हम सिलेक्शन टेस्ट में रिजेक्ट भी करते हैं, हम उनका इंटरव्यू करके देखें कि क्या वो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है भी या नहीं है, या सिंपली वो बस कोटा आना चाहता है सिंपली। तो जो पहले ज़माने में, जो सर के ज़माने में हम बार बार बोल रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट होता था, आज उसको स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम दे दिया गया है। तो वंस अगेन वो सिलेक्शन टेस्ट वाली, क्योंकि आईआईटी में भी तो सिलेक्शन ही टेस्ट होता है। तो अगर वो चीज़ होगी तो मुझे लगता है इससे शायद सिटी एक आध साल अब आपको लगे कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, बट उसके बाद डेफिनेटली वो चीज़ें इंक्रीज होंगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत राय है। हो सकता है आप नहीं सहमत हो इस चीज़ से। काफ़ी सारे बातें हो गई, काफ़ी लंबा हो गया हमारा पॉडकास्ट। अब अब बहुत सारी हमने जर्नी से लेके और अभी तक का विजन के बारे में भी बात कर लिया। एंड मैं चाहूँगा कि आप लगे रहें और जल्दी ही जो यहाँ पे बंसल टावर है, इसमें भी हम कुछ कंटेंट लेके आएँ आपके साथ, लोगों को दिखाएं, बच्चों को दिखाएं। राइट। थैंक यू सेड। एंड जो बच्चों का जो कोटा वासियों का जो मुझे प्यार हमेशा से मिला है, उसके लिए तहे दिल से मैं सभी कोटा वासियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और अभी जर्नी मेरी बहुत बाकी है क्योंकि मुझे मज़ा भी आ रहा है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में। और पीछे हटने वाला तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि सर ने कभी पीछे हटना सिखाया ही नहीं हमें। odds to fight against odds is nothing but life now. Life is all about challenges. क्या बात है। तो ये पॉडकास्ट आग लगाने वाला है आपको, मतलब कि मार्केट में। देखिए मैं इसमें मतलब बस यही बोलूँगा कि मैं अभी 10 में से 2 पे खड़ा हूँ। अभी वो 8 पॉइंट्स अभी और आगे हैं। अभी बहुत जर्नी बाकी है, अभी बहुत मेहनत बाकी है सिर्फ। तो हम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक्स सर, थैंक्स अगेन कि आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।